हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ कलीम अंसारी। सिद्धरा जीएस क्लासेस से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने 6 क्लास की ज्योग्राफी का एक चैप्टर कर दिया था, कंप्लीट हो चुका था वो। उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस भी स्टूडेंट्स का मिला, तो उसी को देखते हुए हम यहाँ पे आज दूसरा चैप्टर करेंगे, जो कि हमारा होगा ग्लोब, अक्षांश एंड देशांतर। ठीक है, इस चैप्टर को भी उतनी ही अच्छी तरह से करने की कोशिश करूंगा ताकि एक एक पॉइंट इसका एक एक बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर हमारे स्कूलिंग या कॉलेजेस वगैरह एग्जाम से रिलेटेड हो, हम सब उसको बहुत अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो अपना हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा ग्लोब, अक्षांश एंड देशांतर। तो जैसे कि आपको पता है, इस चैप्टर के अंदर हमारे सबसे पहले 3 टर्म दिए हुए हैं। इन 3 टर्म्स का सबसे पहले आप मतलब समझिएगा कि ग्लोब क्या होता है। कोई अगर आपसे पूछे कि ग्लोब होता क्या है, तो देखिएगा ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है, जो कि पृथ्वी का वास्तविक रूप दर्शाता है। जैसे कि अगर कोई आपके सामने ऐसा बच्चा हो जिसने आज तक ताजमहल या एफिल टावर नहीं देखा, जो कि पेरिस में है, ठीक है, उससे कहा जाए कि एफिल टावर ऐसा है और ताजमहल ऐसा है, तो वो कहेगा यार मैं कैसा मानूं, ये ऐसे बता रहे हैं, उसके 4 मीनार होते हैं और वो वाइट कलर का है, संगमरमर से बना है। ठीक है, तो वो एक तरह से बस सोचेगा ये, लेकिन वो अनुमान नहीं लगा पाएगा। लेकिन अगर आप उसको ताजमहल या फिर एफिल टावर का आप एक छोटा मॉडल उसको ले जाके देंगे कि देखिएगा ये होता है एफिल टावर और इसको बोलते हैं हम ताजमहल, तो एकदम उसके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी, वो समझ जाएगी कि अच्छा ताजमहल जो है ऐसा होता है। ठीक है, तो आपने क्या हुआ, एक बड़ा ताजमहल, वो पूरा तो उठा के आप उसको दिखा नहीं सकते, ना ही उसको वहां पे ले जाने का कोई बंदोबस्त, तो आपने क्या किया, उसका एक छोटा मॉडल खरीद के लेके आए और उसको दिखा दिया कि ऐसा होता है हमारा ताजमहल या एफिल टावर। तो ठीक इसी तरह से ये जो ग्लोब है हमारा, ये पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है। मान लीजिए हूबहू पृथ्वी का एक छोटा रूप, जो कि पृथ्वी की वास्तविक संरचना और आकार को बताता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो इस तरीके की है, उसका शेप कुछ ऐसा है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो हमारे पास होता है इसको हम ग्लोब बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पृथ्वी का एक छोटा रूप है, जो कि पृथ्वी के बारे में बता रहा है कि पृथ्वी ऐसी है हमारी, तो हम इसको ग्लोब बोल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम ग्लोब किसे बोलते हैं। अब हमारा अगला जो टर्म्स में दिया गया है, वो दिया गया है हमारा अक्षांश। अब ये अक्षांश होता क्या है, जैसे कि आपको बताया कि हमारी पृथ्वी पे 2 तरीके की रेखाएं हैं। ठीक है, एक है हमारी ऊर्ध्वाधर और एक है हमारी वर्टिकल। ठीक है मतलब लैंडस्केप और वर्टिकल। तो ये जो हमारी रेखाएं हैं, जो हमारी, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो इसके ऊपर ये इस तरह से जो रेखाएं हैं, इस तरह से जो रेखाएं, इनको हम बोलते हैं अक्षांश। ये कहलाते हैं अक्षांश। और हमारी पृथ्वी पे इस तरह की भी रेखाएं हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम देशांतर। आई होप कि आपको तीनों वर्ड का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है और क्या होता है ग्लोब। अब हम यहाँ पे डिटेल से पहले अक्षांश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम देशांतर को पढ़ेंगे। सबसे पहले, अब क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मेरे पास स्लाइड नहीं है, ताकि मैं उसकी ऐसे ही रीडिंग कराता चलूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक मौजूद है। मैं उस एनसीईआरटी की बुक से जो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा मैं उसको बोलता चलूँगा, आप उसको सुन के वीडियो को रोक के या वीडियो की स्पीड कम करके उसको नोट करते चलेंगे और अच्छे से समझते चलेंगे। जहाँ कहीं समझाने की ज़रूरत लगेगी मैं उसको खुद समझाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस अगर आपको कोई कमी दिखाई देगी वीडियो में, तो वो आपको लगेगी सिर्फ डिजिटल बोर्ड ना होने की वजह से। वैसे भी मैं इसको इतना अच्छा और इतना आसान, इतना सरल करने की कोशिश करूंगा कि ये डिजिटल बोर्ड ना होने जैसी छोटी प्रॉब्लम भी आपको ना लगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छे से अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी पृथ्वी है, ये काल्पनिक रेखा है। अच्छा एक बात, मैंने अभी आपको कुछ रेखाएं बना के दिखाई, वो अगर आप पृथ्वी पे देखोगे तो आपको मिलेगी नहीं, आप ढूंढोगे कि कहाँ पे है देशांतर, कहाँ पे है अक्षांश। ये एक तरह की काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के कटिबंध और पृथ्वी का टाइम जो है वो निर्धारित करने में
आसानी पड़े, बस इसलिए ये काल्पनिक रेखाएं हमने बनाए हैं। अगर एक्चुअल में देखेंगे तो पृथ्वी पे इस तरीके की कोई रेखाएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बात आप नोट करके चलना कि ये एक काल्पनिक रेखा है, वास्तविक रेखा नहीं। ठीक है, ग्लोब जो है वो पृथ्वी का वास्तविक ग्लोब है। तो ये एक लाइन है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम विषुवत रेखा बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है ये पूरी पृथ्वी है और एक बीच में से रेखा गुजरती है जो विषुवत रेखा कहलाती है। ये हम इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, यही है हमारी विषुवतीय रेखा। विषुवतीय रेखा, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं। अब अगर आपको पता है तो पृथ्वी के दक्षिण में उपस्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध तथा उत्तर में उपस्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। तो आपको जैसे पता ही होगा कि जब ये पृथ्वी दो बराबर भागों में बट गई तो इसके दो हिस्से हो गए। जो कि उत्तर वाला हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिण वाला भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो इस तरह से हमारी पृथ्वी पहले विषुवतीय रेखा ने दो बराबर भागों में बांटा, उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइनें हैं, ये हमारी जो अक्षांशीय लाइनें हैं, ठीक है, ये विषुवत रेखा पर ही नहीं, ये यहाँ से जो स्टार्ट होती हैं और पूरी पृथ्वी पर मिलती हैं और समानांतर मिलती हैं। मतलब जैसे कि ये एक लाइन है तो इसके समानांतर हम एक और लाइन यानी कि बराबर यानी पैरेलल एक लाइन और खींच देंगे तो उसको हम बोलेंगे समानांतर। तो इन्हीं समानांतर रेखाओं को या इन्हीं साथ साथ खींची और साथ साथ चलने वाली रेखाओं को हम समानांतर रेखा बोलते हैं। तो इसमें लिखा क्या गया है एनसीईआरटी में, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, मतलब ये विषुवत वृत्त ये वाला और ध्रुवों तक। ठीक है, सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं बोलते हैं। तो जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक लाइन है जैसी विषुवत रेखा है, तो ये विषुवत जो लाइन है ये पूरा मान लीजिए ऐसे यहाँ से स्टार्ट हम करें अगर अमेरिका के ऊपर से, तो यहाँ से स्टार्ट होगी और पूरी इस तरह से घूम के और यहीं पे जब ये खत्म होगी तो एक वृत्त बना लेगी। तो इसी तरह ये जो लाइनें हैं ये वृत्त बनाती हैं, इस वजह से इनको वृत्त भी बोलते हैं या विषुवतीय वृत्त भी बोलते हैं। ठीक है, अब इससे आगे क्या है ये देखते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवतीय वृत्त शून्य अंश या अक्षांश को दर्शाता है। तो ये जो हमारा ये विषुवतीय रेखा है ये शून्य या 0 अंश को दर्शाती है। अब एक चूंकि बहुत ज़्यादा रोचक और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला भी एनसीईआरटी में पॉइंट है, आप उसको देखिएगा। मैं पहले उसको पढ़ रहा हूँ, आप उसको आराम से सुनिए, फिर वो क्या कह रही है एनसीईआरटी में उसको और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चूंकि विषुवतीय वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, अब जैसा कि आपको पता है ये हमारा विषुवतीय वृत्त है, इसको हम थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। ये हमारा विषुवतीय वृत्त है और ये हमारा ध्रुव है। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। तो इसमें क्या बताया गया के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो पूरी लाइनें हैं ये पूरे अक्षांश है विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक, जो हमारी ये इस तरह से लाइनें खींची हुई हैं, या पूरा जो ये आकार है ये 360 अंश का है पूरा। ठीक है, अब इस पूरे 360 अंश को जब हम बीच से विषुवत रेखा खींचते हैं तो ये 180 अंश के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक 180 अंश का ये और 180 अंश का ये। अब इन्हीं को ही हम जब एक पार्ट में और डिवाइड कर देंगे तो ये 90-90 अंश के 4 कोण हमारे बन जाएंगे। ठीक है, तो किस तरह से दिखाने की कोशिश की है, चूंकि विषुवतीय वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360। जैसे कि आपको बताया इसका पूरी पृथ्वी का जो माप होगा कोण में वो होगा 360 और 360 का 1/4 जो कि मैंने आपको बताया ये होगा 90 अंश हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को
दर्शाता है। आप इसको और भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप क्रिकेट वगैरह से ज़्यादा लगाव रखते हो। तो आपको पता होगा कि क्रिकेट की लेदर की बॉल आती है, एक 2 पीस आती है, एक 4 पीस आती है। तो 2 पीस वाली जो होती है वो लेदर की बॉल को 2 भागों में बांटी हुई होती है और 4 पीस लेदर की बॉल को 4 भागों में बांटी होती है। तो जिस तरह से वो लेदर की बॉल के 4 टुकड़ों से उसको जोड़ के एक बॉल बनाते हैं ना, तो उस पूरी लेदर का जो अंशीय कोण होगा वो हमारा 360 होगा और उसका जो एक पोर्शन है जो कि 4 पोर्शन में बटी हुई है तो वो 90-90 अंश के कोण है। ठीक है, तो इस तरह से ये समझाने की कोशिश की गई। तो आप उदाहरण ले आ सकते हैं जैसे कि लेदर की बॉल जो कि 4 पीस वाली होती है। इसी के साथ अब एक उदाहरण आप और भी देखिए, महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राजील जो कि दक्षिण अमेरिका में है बेलो हॉरिजॉन्टल, दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी विषुवतीय रेखा और ये हमारा 20 डिग्री अक्षांश यहाँ पे और 20 डिग्री अक्षांश यहाँ पे। तो हमारा जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है वो कहीं यहाँ पे प्रेजेंट हो, ठीक है, और जो हमारा बेलो हॉरिजेंटो जो है दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में वो कहीं यहाँ पे प्रेजेंट हो। अब आप देखिएगा है दोनों 20 डिग्री अक्षांश पे, ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, एक 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है और एक 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। तो ये इसमें यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण अक्षांश या समानांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं। तो हमारी महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखाएं तो अब यहाँ पे हम पृथ्वी पे जो महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा विषुवतीय रेखा, ठीक है। विषुवतीय रेखा से अगर हम उत्तर की तरफ चलेंगे तो वहाँ पे है कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री पर है और नीचे अगर दक्षिण में हम चलेंगे तो वो है मकर रेखा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 3 महत्वपूर्ण अक्षांश हो गए, पहला विषुवतीय, दूसरा कर्क रेखा, तीसरा मकर रेखा। और अगर हम उत्तर में चलेंगे तो 66.5 पे हमें मिलेगा उत्तरी ध्रुव व्रत और दक्षिण में मिलेगा हमें दक्षिणी ध्रुव व्रत। इन दोनों की लोकेशन 66.5 डिग्री पर होगी। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो 90 डिग्री है हमारा, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। इसके सामने हमने व्रत नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये जो है हमारा 90 डिग्री दक्षिण और उत्तर वाला, ये हमारा कोई व्रत नहीं है बल्कि पॉइंट है, और पॉइंट को हम व्रत नहीं कह सकते। क्योंकि आपको पता ही, अगर ये पूरा व्रत होता, चाहे छोटा ही होता, तो हम इसको व्रत बोलते हैं, उत्तरी व्रत, ध्रुव व्रत। लेकिन ये एक पॉइंट है, बिंदु है, तो उसको हम व्रत नहीं बोल सकते। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी पर कितने महत्वपूर्ण अक्षांश हैं? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। क्या हम इस तरह से देख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हमारी पृथ्वी पर 7 महत्वपूर्ण अक्षांश हैं। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो रहा है, जो कि हमारा विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव व्रत, दक्षिण ध्रुव व्रत और हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
अब हम यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक है, क्या होता है पृथ्वी के ताप कटिबंध, ये भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसको देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के 3 कटिबंध है, जो कि हमारा उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और हमारा शीत कटिबंध। ये 3 कटिबंध 6 क्लास की एनसीईआरटी में दिखाए हैं। ठीक है, तो पहले अगर सबसे पहले हम बात करें उष्ण कटिबंध, तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, तो इसके बीच के जितने भी अक्षांश हैं इन सब पे वर्ष में कभी ना कभी दोपहर के समय एक बार सूरज ठीक सर पे होता है। तो हम इसको बोलते हैं, हम इस पूरे एरिया को, ये हमारा कहलाएगा उष्ण कटिबंध। क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंध। अब हमारा दूसरा है हमारा शीतोष्ण कटिबंध। अच्छा, आपको पता होगा कि उष्ण कटिबंध जो है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की जो किरणें हैं वो साल भर मिलती है, इसलिए ये एरिया सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी को या सूरज का प्रकाश जो है ग्रहण करता है। इस वजह से यहाँ का तापमान सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, तथा इसे उष्ण कटिबंध बोलते हैं। इसके बाद है शीतोष्ण कटिबंध। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाला क्षेत्र तापमान जो है यहाँ का वो मध्यम रहता है, इस वजह से इसे शीतोष्ण कहते हैं। किस किस के बीच में है ये? अगर उत्तर की बात करें तो कर्क रेखा, और दक्षिण में बात करें तो मकर रेखा से कहाँ तक? हमारा 66.5 डिग्री तक। नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो ये हमारा 66.5 डिग्री तक ये वाला जो एरिया है ये हमारा कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ये सब कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। इसकी लोकेशन क्या है, एक बार आप इसको देख लीजिए। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अगर हम उत्तर की बात करें तो कर्क रेखा से हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त तक, और अगर हम दक्षिण की बात करें तो मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो एरिया है ये हमारा क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वो मध्यम रहता है या बीच में रहता है, बहुत ज़्यादा ना कम ना बहुत ज़्यादा, इसलिए हम इसे शीतोष्ण बोलते हैं। अब एक कटिबंध और है जिसको हम बोलते हैं शीत कटिबंध। अब ऑब्वियस सी बात है कि शीत कटिबंध कहाँ मिलेगा? तो शीत कटिबंध हमें मिलेगा, अगर हम उत्तर में बात करें सबसे पहले, तो उत्तर में 66.5 डिग्री, यानी कि उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेके उत्तर ध्रुव तक, इसके बीच का जो एरिया है ये हमारा कहलाएगा शीत कटिबंध। और अगर हम दक्षिण में बात करें तो दक्षिणी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो एरिया है यानी 66.5 से 90, ये कहलाएगा हमारा शीत कटिबंध। अब यहाँ पे सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, वो थोड़ी सी तिरछी पड़ती हैं, तिर्यक पड़ती है, इस वजह से ये एरिया जो है 6 महीने प्रकाश ग्रहण नहीं कर पाता। तो यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो जब उत्तर वाला जो हिस्सा है ये जब सूरज के सामने होता है तो यहाँ पे दिन होता है और दक्षिण में रात होती है, और जब दक्षिण वाला सूरज के सामने होता है तो यहाँ पे दिन होता है और यहाँ पे रात होती है। तो इस एरिया में 6 महीने के दिन और रात होती है। और अगर ये तिर्यक वाली मैंने आपको बात बताई, तो आप एक मान लीजिए ये आपके पास एक कागज़ का टुकड़ा है, आप इस पर एक टॉर्च मारिए। आप जब इस पर टॉर्च मारेंगे तो आप जब इसको ऐसे टॉर्च मारेंगे एकदम सीधा, तो यहाँ पे कम एरिया पर टॉर्च का प्रकाश पड़ेगा, लेकिन उसकी जो सघनता है या उसका जो एक तरह से बोल सकते हैं डेंसिटी, घनत्व, वो बहुत ज़्यादा होगा। वो प्रकाश भले ही कम एरिया को मिल रहा है लेकिन होगा बहुत ज़्यादा घनत्व वाला। लेकिन अगर हम इसको अपने पेपर को थोड़ा तिरछा कर दें, थोड़ा टेढ़ा कर दें, तो प्रकाश जो है वो बहुत सारे एरिया पे तो पड़ेगा, लेकिन उसकी जो सघनता है या उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रकाश पड़ता है, क्योंकि ये सूरज के सामने रहता है
और यहाँ थोड़ा तिर्यक, और यहाँ पे तो 6-6 महीने में नंबर आता है, इस वजह से 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आपका क्वेरी या कोई भी दिक्कत हो मैं उसका जो है सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि हम सारे कमेंट पढ़ते हैं, जो भी स्टूडेंट के कमेंट आते हैं। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताएं। तो यहाँ तक हो गई हमारी अक्षांश की बात। अब हम यहाँ से देशांतर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप उसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से उसको नोट करते चलिएगा। तो देखते हैं देशांतर क्या कह रहा है। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगो द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर यानी कि दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये हमारी एक रेखा है। तो हमारा जो टोंगो है और जो हमारा मॉरिशस है वो 20 डिग्री अक्षांश पर एक ही जगह पर स्थित है। मान लीजिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, लेकिन उसकी हम एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता लगा पाए, क्योंकि 20 डिग्री अक्षांश यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक है, तो हम कैसे पता लगाएं कि इस बीच में वो कहाँ तक है। तो इसी को ही ज़्यादा सुविधा से समझने के लिए हम देशांतर का यूज़ करते हैं। अब आगे देखिएगा, उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। ठीक है, इन संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय या यामोत्तर रेखा बोलते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि देशांतर का एक और नाम यामोत्तर रेखा भी है। ठीक है, जैसे अक्षांश का अक्षांश और समानांतर रेखा था, इसी तरह देशांत का देशांतर और यामोत्तर रेखा है। तो ये जानना जरूरी होगा कि वहां पे हमारे अक्षांश और हमारे देशांतर एक दूसरे पॉइंट को कहाँ पे काट रहे हैं। तो जब हमें एग्जैक्ट पता होगा, मान लीजिए 20 डिग्री, तो ये हमें बता दिया। अब हमें वो ये भी बता दिया कि मान लीजिए 20 डिग्री अक्षांश और 20 डिग्री हमारा जो है देशांतर, तो हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। आगे देखिए, अतः ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची जाने वाली रेखाएं देशांतर या यामोत्तर रेखाएं कहलाती है। मतलब यहाँ पे हमारा ये हमारी पृथ्वी और ये हमारा एक ध्रुव हमारा ये है और एक ध्रुव ये है। तो इससे इस तरह से एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जोड़ी जाने वाली खींची जाने वाली रेखाएं वो हमारे देशांतर या यामोत्तर कहलाती हैं। ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती है, अतः ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। अब ये क्या कह रहा है, ये एक तरह का अर्धवृत्त बनाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अक्षांश में मैंने आपको बताया था कि अक्षांश जो है वो एक पूरा वृत्त बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो देशांतर है हमारा ये अर्धवृत्त बनाता है। ठीक है, ये पूरा वृत्त नहीं बनाता। मान लीजिएगा, इसको आप ऐसे बहुत अच्छे से समझेंगे। मान लीजिएगा यहाँ से जो स्टार्ट होगा और यहाँ तक, ये हमारा यहाँ से देखिए पृथ्वी हमारी आधी, तो यहाँ से यहाँ तक एक अर्धवृत्त बनाएगा। तो एक हिस्से में अर्धवृत्त और पिछले हिस्से में इसका अर्धवृत्त होता है, तो इस वजह से इसको हम अर्धवृत्त बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि इनकी जो चौड़ाई है वो मध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे यहाँ पे बीच में विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा अधिक होगी, और जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो ये कम होती चली जाएगी और ध्रुव पे जाके एकदम शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यही बताने की इसमें कोशिश की गई। ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है, अतः ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ठीक है, सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं। अक्षांशों से भिन्न सभी देशांतर की लंबाई समान होती है। कहाँ पर क्या बताया है इसमें, एक बार और पढ़ लीजिए। सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिलती है, अक्षांशों से भिन्न सभी देशांतरों की लंबाई। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या कॉमन है, इनके बीच की जो चौड़ाई है, इनके बीच का जो अंतर है, देशांतरों के बीच का जो अंतर है या जो बीच की इनकी गहराई है या चौड़ाई है, वो तो आपने देखा होगा विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर वो बढ़ते जाएंगे कम होती चली जाएगी। लेकिन इनकी जो लंबाई है वो एक ध्रुव से लेकर दूसरे ध्रुव तक वो समान होती है, इनकी लंबाई एकदम समान होती है। अब अगर इसको हम अक्षांश से देशांतर को कंपेयर करें तो उसके जो बीच की दूरी है, ठीक है, तो उसके बीच की जितनी भी दूरी थी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी
जो कि कटिबंध कहलाती है, तो वो एकदम सेम थी, ठीक है। लेकिन उसके व्रत की जो उसका पूरा व्रत था वो ऊपर जाते हुए, ध्रुव पे जाते हुए वो छोटा हो रहा था। लेकिन अगर हम देशांतर की बात करें तो इसकी लंबाई ध्रुव से लेकर दूसरे ध्रुव तक समान रहेगी, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो ध्रुवों की तरफ जाने पर कम होती चली जाएगी। तो यही बताने का इसमें प्रयास किया गया है। इसके बाद ग्रीनविच, जहां ब्रिटेन की राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाती है। अब आपको पता है कि इंग्लैंड में एक जगह है जो कि है ग्रीनविच, वहां से एक रेखा गुजरती है, ठीक है। और वो जो रेखा गुजरती है तो उसको हमने क्या कहा है, उसको हमने मुख्य देशांतर या मुख्य यामोत्तर माना है। मान लीजिए कि मैं वही जो मुख्य यामोत्तर है मैं वो हूँ, और अगर आप मेरे इस तरफ जाएंगे तो ये हमारा पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, और अगर आप मेरे इस तरफ जाएगा तो ये मेरा पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। मतलब उल्टी तरफ पूर्वी और सीधी तरफ पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। इसी से ही हम एग्जैक्ट पता लगा पाते हैं कि किसी चीज की दिशा क्या है, ठीक है। इसके बाद इस देशांतर को प्रमुख देशांतर कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहाँ से हम पूर्व 125 या पश्चिम तक गणना करते हैं। मैंने आपको बताया, मान लीजिए कि ये हमारा मुख्य यामोत्तर है, तो अगर हम इसके पूर्व की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा पूर्व कहलाएगा, और अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये हमारा पश्चिम कहलाएगा। तो इसी तरह से हमारी 100 ये इधर से जो स्टार्ट होके इधर तक जाएंगे, ये हमारे 180 देशांतर होते हैं, जिनकी गणना हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रमुख देशांतर तथा देशांतर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में यानी पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। मैंने आपको बताया है कि ये हमारा मुख्य यामोत्तर है, ये हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। तो पहले अक्षांश ने हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पे और ज्यादा आसान करने के लिए देशांतर ने हमारी पृथ्वी को और दो भागों में बांटा, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। तो अब हमें दिशा का निर्धारण करना, या कौन सी चीज या कौन सा व्यक्ति कहाँ पे है या कौन सा देश कहाँ है, इसका निर्धारण करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा पर स्थित हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मान लीजिए ये हमारा 180 देशांतर है, तो ये हमारा 180 देशांतर, फिर इसको हम जब इधर से घूम के आएंगे तो 180 इधर वाला और 180 इधर वाला, तो एक ही रेखा पर पूर्व का और पश्चिम का 180 अक्षांश एक ही है। तो इस तरह से अगर हम इन रेखाओं की संख्या गिने तो इनकी रेखाओं की संख्या तो 180 ही होगी। लेकिन अगर कोई पूछे कि ये जो हमारे देशांतर हैं इनकी अगर हम अंशों में बात करें, ठीक है, तो अंशों में तो इनका 180 होगा, लेकिन अगर इनको संख्या गिने इंडिविजुअली 1 2 3 4 5 इस तरह से करके अगर हम इनको गिनेंगे तो ये 179 होंगी, क्योंकि हमारा 180 ही अक्षांश पश्चिम और पूर्वी वो एक ही है। क्योंकि 0 डिग्री वाला देशांतर भी तो एक देशांतर है, तो इस वजह से अगर इनकी आप संख्या करेंगे एक एक करके 0 से स्टार्ट करेंगे और 180 तक जाएंगे तो ये 180 होंगे, लेकिन अगर इनको आप अंशों में देखेंगे तो ये 179 होंगे। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा बने जाल को ग्रिड कहते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे पता होगा कि ये हमारा ग्लोब है, इस पे हमारे अक्षांश और देशांतर इस तरह से है कुछ, तो इनसे जो ये जाल बनता है इसको हम ग्रिड बोलते हैं। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम कटिबंध बोलते हैं, और दो देशांतरों के बीच की दूरी को हम गोर कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दो देशांतर के बीच की दूरी क्या कहलाती है, गोर, और इससे काटने वाला जाल जो कि ये एक दूसरे को 190 अंश पे काटे उसको हम बोलते हैं ग्रिड, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं कटिबंध। आगे बढ़ते हैं। अब एक उदाहरण देख लीजिए। असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब इस बिंदु को देखो जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हों। अब मान लीजिए कि एक हमारा क्षेत्र है जो कि है हमारा धुबरी, जो हमारा असम का धुबरी है, तो ऐसे समझेंगे हम।
ये हमारा 0 डिग्री है। इसमें क्या बताया गया, ये हमारा 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, तो ये कहाँ पे 26 डिग्री, मान लीजिए ये हमारा 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। और अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे, ये हो गया हमारा देशांतर, ये हमारा 0 देशांतर हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा 0 देशांतर है, तो इससे इधर चलेंगे 1 डिग्री 2 3 4, इसी तरह जब हम यहाँ पे 90 डिग्री पे पहुंच जाएंगे तो ये कहीं यहाँ होगा। तो अब हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर देशांतर यहाँ पे है, तो देशांतर पे इस तरह से लाइन खींच दीजिए और अक्षांश ये रहा। तो ये जो एक दूसरे को काट रही है वो वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला, तो यही है ध्रुवीय की सही लोकेशन। अच्छा, अगर आपको पता हो कि अगर कुछ ऐसा होता है कि हम सिर्फ अगर अक्षांश के ही बेस पे ये पता लगाने की कोशिश करें कि मैं जो हूँ वो 90 डिग्री, यहाँ को देखिएगा, मैं अगर ये बताने की कोशिश करूँ कि मैं 90 डिग्री, या ऐसा मान लीजिए कि मैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हूँ, तो यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ये अक्षांश और यहाँ तक ये पूरा अक्षांश है। अब इस बीच में मैं कहाँ हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लग पाएगा, लेकिन अगर मैं ये बता दूं कि मैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हूँ और मैं 40 डिग्री देशांतर पे हूँ, तो आप अक्षांश का आपने पता लगा लिया। आप 40 डिग्री और देशांतर को जैसे ही पता लगाएंगे और ऐसी लाइन खींचते हैं तो मेरी सही लोकेशन पता लग जाएगी। तो इससे क्या हुआ, अक्षांश से जो है हम सरलता से पता नहीं लगा पा रहे थे और विश्व हमारा देशांतर के द्वारा और 2 हिस्सों में बांट दिया गया। तो इस तरह से हम किसी भी लोकेशन को बहुत अच्छे से पता लगा पाते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार अक्षांश की सहायता से ताप कटिबंध बनाए गए हैं, उसी प्रकार देशांतर से समय का निर्धारण किया जा सकता है। और एक इम्पोर्टेंट, अक्षांश जो है हमारे वो कटिबंध को निर्धारित करते हैं और देशांतर हमारा समय निर्धारित करता है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, क्योंकि दोपहर में परछाई सबसे छोटी तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे बड़ी परछाई बनती है। तो अगर दोपहर का समय हो रहा होगा तो इंसान की परछाई या किसी भी चीज़ की परछाई वो सबसे छोटी बनेगी, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इंसान की जो परछाई है किसी भी चीज़ की वो सबसे बड़ी होगी। तो उससे हम टाइम का निर्धारण कर सकते हैं। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। मान लीजिए कि ये हमारा देशांतर है, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा देशांतर है, ठीक है, मुख्य देश यामोत्तर। तो जिस समय सूरज यहाँ पर होगा तो इसके सारे जितने भी इस तरह से काटते हुए जितने भी देश या जितना भी एरिया होगा, इसकी सीधे से पैरेलल सब पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ यहाँ या यहाँ पे इस सब एरिया में जो है दोपहर के 12 ही बज रहे होंगे जब ये ठीक इसके ऊपर होगा, ठीक है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होता है, ठीक है। अब आप देखिए, सबको पता है, मान लीजिए हमारा भारत, अब हमारा भारत सबको पता है, मोटा मोटा अगर अनुमान ले तो 97 डिग्री और 68 डिग्री इस तरीके की हमारी लोकेशन है। और कहाँ पे हमारा उत्तर पूर्व में है हमारा भारत, तो इसकी ये लोकेशन है। तो आपको पता होगा, मान लीजिए ये यहाँ पे 0 डिग्री वाला है, तो यहाँ से जब हम इसी तरह से 1 2 3 4 ऐसे ही करते करते जब हम 68 देशांतरों को पार करके हमारा देशांतर शुरू होता है, जो कि हमारा भारत का ये वाला कोना है, और 97 देशांतर हमारे भारत का ये वाला कोना है। तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच को अगर आप जोड़ेंगे तो 29.5, तो हम अप्रोक्स में 30 मान सकते हैं। तो इसको हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद में जब हमने इसका 30 का अंतर बैठा है, 68 से लेके यहाँ तक ये 30 का अंतर है। तो जब हमने यहाँ से इसको जोड़ा तो हमने इसको बीच से 2 भागों में बांट दिया, मतलब ये 30 डिग्री का जो अंतर है उसको हमने 15 डिग्री का अंतर कर लिया। तो इस तरह से हमने एक हमारे भारत के यहाँ से बीच से गुजरने वाली 82.5
डिग्री देशांतर को हमने अपने देश का मानक समय मान लिया। ठीक है, अब इससे क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि जब सूरज हमारे देश के इधर पूर्वी भाग पर होगा और यहाँ तक पश्चिमी भाग तक पहुँचने में 2 घंटे का अंतर समय में आ जाता है। इसको मैं आपको थोड़ा आसानी से समझाता हूँ। जैसा कि आपको पता है हमारी पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री घूमती है 24 घंटों में। ठीक है, तो अगर हम इसको 1 घंटे में कितनी घूमती है ये निकालने की कोशिश करें, 360 भाग 24, तो ये आ जाएगा हमारा 15। तो हमारी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अगर 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूम रही है और 1 घंटे में मिनट होती है 60, तो इसको जब हम 15 से भाग देंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा। तो हमारी पृथ्वी हर एक 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, तो आपको पता है ये हमारा जो देश का जो एक तरह से मैं ये इस पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा भारत है, तो ये वाला जो हमारा ये वाला पश्चिमी जो कोना है, ये पश्चिमी कोना हमारा 68 डिग्री अक्षांश पर है, सॉरी देशांतर पर है। और ये जो हमारा पूर्वी कोना है ये हमारा 97 अप्रोक्स में मान लीजिए 97 पॉइंट समथिंग है, लेकिन आप 97 मानिए। तो 97 पर ये यहाँ पे हमारा पूर्वी हिस्सा है और ये हमारा पश्चिमी जो हिस्सा है ये हमारा 68 पे है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में ही 2 घंटे का अंतर आ जाएगा, क्योंकि इसके जो बीच में से ऐसे ऐसे 30 देशांतर गुजर जाएंगे। और जब 30 देशांतर गुजर जाएंगे तो हम जब 30 की गुणा हम 4 से करेंगे तो ये कितना होगा, 3 चौक 12, तो ये हमारे 120 मिनट होगी। तो 120 मिनट को जब हम भाग देंगे, ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम 2 घंटों में तो ये 2 घंटे बन जाएगा। तो इस वजह से हमारे एक कोने से लेके मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में अगर सूरज 5 बजे चमक रहा है तो हमारा इधर लास्ट में जो हमारा पश्चिमी वाला कोना है वहां तक पहुंचने में उसे 2 घंटे का समय लग जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, अपने भारत का एक मानक समय ले लिया, क्योंकि अगर इस घंटे पे इस वाले पॉइंट पे सूरज दिखाई दे रहा है 5 बजे, तो इस वाले पॉइंट पे यानी पश्चिम तक आने में उसको 2 घंटे लग जाएंगे। तो हमने क्या किया, एक बीच से 82.5 डिग्री को हमने जो है अपना मानक समय मान लिया। हम इसी के स्थान से ही इसी के अनुसार हम पता लगाते हैं कि क्या है हमारा हिसाब। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैंने इतनी बड़ी बात आपको बहुत ज़्यादा बताई, शायद आप कंफ्यूज भी हो गए, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा भारत है और इसका जो ये पश्चिमी कोना है ये हमारा 68 डिग्री देशांतर से शुरू होता है और पूर्व तक पहुंचते पहुंचते ये 97 डिग्री पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ से 68 से लेके और यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो 29.5 या 29.25 लगभग देशांतर इसके बीच में पड़ते हैं। तो अगर इन 29.25 देशांतर पड़ रहे हैं तो आपको पता ही है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में पृथ्वी को 4 मिनट लग जाती हैं। तो इसी तरह से 30 डिग्री में पहुंचने में कितने मिनट लग जाएंगे, 120 मिनट लग जाएंगे। तो 120 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे घंटों में तो 2 घंटे बनेंगे। तो अगर यहाँ पे पश्चिमी भाग पे या पूर्वी भाग पे सूरज 5 बजे निकलेगा तो उसके 2 घंटे बाद हमारा जो है ये पश्चिमी छोर पर हमारा सूरज पहुंचेगा। तो ये 2 घंटे का अंतर ना आए इस वजह से हमने अपने देश के बीच में से 82.5, अब ये 82.5 किस तरह से आया, ये 68 है। अब 68 से अगर आप पॉइंट करेंगे तो 68 से लेके 97 तक ये लगभग 30 देशांतर बैठेंगे। तो इन 30 देशांतर को हमने 15-15 में डिवाइड करा। तो मान लीजिए 68 है, ठीक है, तो 68 से अब आप 14-15 उसमें जोड़ के देखिएगा, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, ठीक है, और इसमें आधा और जोड़िए तो 82.5 आप देखेंगे तो ये 15 के बाद में बैठ जाएगा। तो इस वजह से हमने उसके मध्य से लिया है ताकि टाइम का जो है निर्धारण वो आसानी से हो सके। और किस तरह से मैंने आपको बताया कि पृथ्वी एक पूरा चक्कर 24 घंटों में लगाती है, 1 घंटे में घूमती है वो 15 डिग्री और वो हर 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, सिद्धरा जीएस क्लासेस लगातार आपके लिए बहुत अच्छी क्लासेस लेके आ रही है। सीमित संसाधनों के साथ वो जितना पॉसिबल हो रहा है आपके लिए अच्छे से अच्छी क्लास करने की कोशिश कर रही है और आपसे सिर्फ चाहती है इतना ही कि हमारा मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स बनाए रखें। और हमारा मोटिवेशन किस तरह से बनेगा ये सबको पता है,
बिकॉज आपके लाइक शेयर कमेंट में ही हमारा जो मोटिवेशन छुपा है और इसी से ही हमें एक नई और अच्छी वीडियो बनाने की ताकत मिलती है। तो शॉर्ट में अगर मैं कहूँ, अगर आपको हमारा लेक्चर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है और आपको लगता है कि हाँ इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और भविष्य में हमें ये लेक्चर कुछ काम आएगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि सिद्रा जीएस क्लासेस इस एजुकेशन के फील्ड में जितना बेहतर कर रही है उससे और ज़्यादा बेहतर कर सके।